हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे। टीचर, देखो बच्चों, आज की वीडियो में काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम फटाफट से चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आओ, उसके बाद नोट्स भी लेकर आने। टेंशन ना लो, हम सब कुछ कवर अप करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 8 की एसएसटी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, इसके आज हम लोग जो आपके बिग क्वेश्चन होते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो हमने कुछ चैप्टर के जो विद इन के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हमारे लेट्स एक्सप्लोर वाले या फिर थिंक अबाउट इट वाले, वो हमने जो चैप्टर पढ़ते हुए छोड़ दिए थे ताकि चैप्टर लंबा ना हो जाए, वीडियो लंबी ना हो जाए, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। इसके साथ जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है उनको भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ समझाते हुए हम सब कुछ टॉपिक्स को कवर अप करते हुए फिर चले। तो चलो अब बिना किसी तरीके की हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को डिटेल में समझा नहीं है, बिकॉज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो लेंथी चैप्टर भी है, 4 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कराया हुआ है। बच्चे काफी प्यार कर रहे हैं उन वीडियोस को, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग अपने फ्रेंड्स को और शेयर करो इन वीडियोस को अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो, ताकि आगे बच्चे इसको और पढ़ सके, समझ सके, अपने चीजों को देख सके। ठीक है जी, तो चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन्स एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि अब ये जो आपका पीरियड था, इस समय पर किस तरीके से जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए, यानी कि जो बाहर, यानी कि अपने देश के जो लोग हैं उन्होंने राज नहीं करा, बल्कि बाहर से, हमारे देश के बाहर से कोई लोग यहाँ पे आए थे हमारे देश पे राज करने के लिए, उसको इन्वेड करा था, जब्त करने के लिए, कॉन्क्वर करने के लिए, उनकी वजह से। और जो हमारे देश के अंदर की डायनेस्टीज यहाँ पर आई, वंशज आए, इसके बाद वो, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये जो चला, इनकी वजह से जो पॉलिटिकल बाउंड्री थी, जो इंडिया का मैप था, ये अंदर स्टेट्स के बीच की जो बाउंड्रीज थी उसमें क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से वो शेप हुआ, उसकी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो बिग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिखेगा। पहली बात, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है टर्किश इन्वेजन्स के बारे में, जो बाहर से यहाँ पर लोग आए थे वो भी थे। अच्छा, जिनकी वजह से क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी दिल्ली सल्तनत की। हम लोगों को ये चीज पता है, दिल्ली सल्तनत आई थी। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन था ये भी आप लोगों को चीजें याद होंगी। सबसे पहले आपकी थी ममलुक डायनेस्टी, यानी कि स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आपके पास थी खिलजी। ठीक है, तो ममलुक के बाद खिलजी हुई, खिलजी के बाद आप लोग याद है तुगलक होंगी, तुगलक के बाद सैयद होगी, सैयद के बाद लोधी होगी। इन लोधियों को हराकर, जो इब्राहिम लोधी था, इसके बीच में और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। इसको हराकर 1526 में जो कि हुआ था। ठीक है, तो बाबर ने जो है लोधी को, इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, ये डिफीट हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे स्थापना हुई थी मुगल एम्पायर की। ये चीज आप लोगों को याद है, चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, भूल भी गए हो तब भी टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स बनाऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो, पूरी कोशिश रहेगी कि नोट्स की ही लेकर आऊं मैं, तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे, जहां पे मैं एक एक चीज को आपको दोबारा से नोट्स में ब्रीफ में, डिटेल, लेकिन हाँ ब्रीफ में आप लोग को सब कुछ समझाते हुए हम लोग चलेंगे। जो आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स आपके हो सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अगर आप लोग वाली वीडियो देख रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि खुद ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। सेकेंड बात, कहते हैं यहाँ पे मुगल्स यहाँ पर आए थे, अरे मैंने आपको बताया मुगल ने यहाँ पे क्या किया था, बहुत बड़ा एम्पायर कवर अप किया था, पूरे के पूरे ऑलमोस्ट इंडिया वाले पार्ट को कवर अप करा था। सिर्फ जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था थोड़ा सा वो नहीं आया था, जो बाद में आप लोगों ने देखा अहोम्स के अंडर आया। और जो बिल्कुल सदर्न किंगडम वाला पार्ट है आपका, वो वाला पार्ट जो हमने लास्ट चैप्टर में हमने अच्छा वो क्लास 7th में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चोलास, चेराज और पांड्यास, वो उनके अंडर वाला पार्ट था, जो बिल्कुल साउथ वाला पार्ट था ना, ये वाला तो ये जो है मुगल एम्पायर के अंडर नहीं आया था। अब देखो इन सब रीजन्स की, और देखो और क्या हुआ, जो कुछ रीजनल किंगडम्स आए थे, छोटे छोटे किंगडम थे, विजयनगर एम्पायर आया था कर्नाटक वाले पार्ट में, यही पर जो है बाद में बहामानी सल्तनत आती है। और ऊपर जो आपको पता है राजस्थान वाले एरियाज में राजपूत स्टेट्स आती हैं। इवन यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अहोम्स आए थे। तो यहाँ पे ये कुछ जो है रीजनल किंगडम्स, कुछ रीजन के अलग अलग राज्य जो यहाँ पर फॉर्म हुए थे, ये सब यहाँ पर चीजें हुई। इन सब की वजह से क्या हुआ था, जो बार बार फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी वॉर हो रहे थे, जो इन्वेजन्स हो रहे थे, कोई और आके जब्त कर रहा है, फिर इन्वेड कर रहा है, ये चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से जो बाउंड्रीज थी उसमें कॉन्स्टेंटली, पॉलिटिकली, हर तरीके से जो है बार बार कॉन्स्टेंटली यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर बाउंड्री में हमें देखने को मिल रहे थे। ये बात समझ में आ गई जी। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो इस बार मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आंसर्स को बहुत बड़ा ना लिखूं, बिकॉज फिर कई बार बच्चे बोलते हैं मैम बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करो। इवन पता है अगर छोटा लिखूं तो फिर बच्चों का मैसेज आएगा मैम थोड़ा सा बड़ा लिखो। यार ऐसे कैसे होगा, कुछ बोलते थोड़ा शॉर्ट, कुछ बोलते हो लॉन्ग, तो
काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है यार, एक बात बोला करो यार कमेंट बॉक्स में, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि करूँ क्या हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन, हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमी अडेप्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कहते हैं कि जब यहाँ पर इन्वेजन हो रहे थे तो इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा, और साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी ने कैसे अडेप्ट करा उस समय को, इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, इकोनॉमी कैसे स्टेबल रही, क्या हुआ इकोनॉमी में, पैसे जो है जनता के पास किस प्रकार से रहे, क्या चीजें, क्या एक्टिविटीज रही, क्या चीजें रही जब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल रूप से इनस्टेबिलिटी थी, यानी कि अस्थिरता थी बहुत ज्यादा। कभी कोई आ रहा है तो उसकी पॉलिसी है, फिर कोई आ रहा है तो उसकी पॉलिसीज है, ये चीजें जो है हो रही थी। अब देखो आंसर में क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब आंसर नंबर 2, इंडिया की सोसाइटी ने क्या करा था, देखो दोनों चीजें थी, पहली बात इसमें अडेप्टेशन भी हुआ और दूसरी चीज इसके अंदर रेसिस्टेंस भी हुआ, यानी कि जो हम इंडिया के लोग थे उन्होंने इस इन्वेजन पे कैसे रिस्पॉन्ड करा, या तो उन्होंने अडेप्ट करा उसको, अडेप्ट कैसे करेंगे इन्वेजन को, मान लो अगर ग्रीक वाले आए हैं आपके पास, ग्रीक के यहाँ पे रूलर्स आए, चाहे आपका मेगास्थीन्स आया चाहे कोई भी आया, उसके द्वारा लाया गया उसका कल्चर, उसकी ट्रेडिशंस, उसकी लैंग्वेज, उसकी आर्ट फॉर्म्स, हमने कुछ चीजें जो है बाहर से हमने अडेप्ट भी करा, हमने अडेप्ट करा उस चीज को, इन्वेजन को, लेकिन हमने रेसिस्ट भी करा, उसको रोका भी, रेसिस्ट करना उसको स्टॉप भी करा, ताकि जो है वो और ज्यादा ही ना फैल सके, बस हाँ कुछ चीजों को जो उसको अडेप्ट कर लिया, ये बात पहले समझ में आई। दूसरी बात कह रहे हैं अब इकोनॉमी का देखो क्या हाल हुआ था, इकोनॉमी में क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर था वो स्टेबल रहा था, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे कहीं अटैक हो रहा था तो एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स है उनको नुकसान पहुंचाने नहीं देते थे वो लोग, ताकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेबल रहे, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि वो कई जिंदगियों को सपोर्ट कर रहा था इसलिए हमने उसको नॉर्मल रहने दिया, स्टेबल रहने दिया। और जो आपके लोकल आर्टिसंस होते हैं, जो नॉर्मल जो लोग थे आपके, जो लोकल काम करते हैं, थोड़ा बहुत हाथ की कारीगरी करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने भी क्या किया था, जो नए रूलर्स हैं उनके अंडर उन लोगों ने काम करना शुरू किया था, बिकॉज उन लोगों को क्या चाहिए, उनको चाहिए पैसे अपने घर को चलाने के लिए। अब उन लोगों को अगर ये पता है कि उनको इस टाइम पैसे कौन देंगे, जो आपके नए वाले रूलर्स आ रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनके अंडर काम करेंगे, उनको टैक्स पे करेंगे और अपनी प्रोडक्शन को जो है कंटिन्यू कर सकेंगे, तभी तो उनके पास जो अपनी फैमिली को चलाने के लिए पैसा आएगा। चलो जी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड हैव ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। भैया लोगों की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इस टाइम पे क्या इफेक्ट जो है रहा था। पहली बात लोगों ने एक्सपीरियंस करे थे, बिकॉज आप लोग को पता है फ्रीक्वेंट वॉर्स, बार बार वॉर हो रहे हैं, बार बार बैटल हो रहे हैं, ये हो रहा है, जिसकी वजह से कई बार जो कुछ रूलर्स होते हैं वो बहुत हैवी टैक्सेस लगा देते हैं, ये बात समझ में आई। दूसरी बात कह रहे हैं नए कल्चर्स आ रहे हैं, लैंग्वेज आ रही है, फूड आ रहा है, आर्ट आ रहा है, जो मैंने ऊपर भी देखा था कि जो फॉरेन इन्वेजन है उसकी वजह से भी ये चीज जो है हो रही है, ये सिंपल सी बात है। थर्ड कह रहे हैं जो आपके फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, ट्रेडर्स वगैरह जो भी यहाँ पर है, इनस्टेबिलिटी के दौरान इन लोगों ने भी काफी डिफिकल्टी फेस किया था, लेकिन एज आई सेड इन लोगों ने बाद में जो है नए रूलर्स के अंडर ही काम करने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया, उन्हें कोई टैक्स पे करने लग गए ताकि उनका जो है जीवन आराम से चल सके। ओवरऑल क्या हुआ था भैया, इस पीरियड में हार्डशिप भी आई थी, प्रॉब्लम भी यहाँ पर आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की हो गई, चाहे काम की हो गई, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई लैंग्वेज आ रही है, नया एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, नया काम आ रहा है, नया फूड आ रहा है, नई आर्ट की फॉर्म्स आ रही है, बहुत चीजें यहाँ पर आ रही है। दोनों ही जो है पर्सपेक्टिव यहाँ पे लोगों के रहेंगे, तो आर्ट फॉर्म्स पे यानी कि जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी रहेगा और थोड़ा बहुत नेगेटिव भी रहेगा, दोनों चीजें जो हमें देखने को मिलती है। अच्छा पता है एक चीज अगर बताऊं मैं, इंडिया की हिस्ट्री में मुगल्स आए, इससे पहले जो भी यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत आ रही है, जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी इन्वेजन हुए हैं, किसी ने मतलब किसी एक एम्पायर ने, अगर वो मुगल एम्पायर भी है, कभी उसने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना ज्यादा नुकसान जो है हमें ब्रिटिशर्स पहुंचा गए थे, जितनी प्रॉब्लम हमारे लिए ब्रिटिशर्स क्रिएट कर गए थे, जितना हमारी इकोनॉमी का पैसा जो है, हमारे देश का पैसा अपने देश में ले गए थे, हमारे देश की सारी अच्छी चीजें, सारी रिसोर्सेज जो है, आप लोग को पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, सारे रिसोर्सेज जो है वो अपने यहाँ ले गए, हर एक चीज। तो जितना ज्यादा हम कहते हैं जितना ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा उतना तो किसी ने नहीं लूटा, वो वाली चीजें यहाँ हो जाती है। चलो जी आप लोगों के बच्चा बिग क्वेश्चन हो गए। अब बिग क्वेश्चंस के आगे हम लोग जो चैप्टर के मिड के क्वेश्चंस थे जो हमारे रह गए होंगे, हम उसको एक बार जिक्र करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, देखो मैंने यहाँ पे पेज के अकॉर्डिंग लिख रखा है, पेज नंबर 31 पे है सीधे जो हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी हल्का सा बीच में से एक बार देखते हुए चलते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसके बारे में जिक्र करेंगे हम। जो तीनों के तीनों आपकी फिगर्स दिखा रखी है, ये
ये आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था ये, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है करा गया था इस टाइम पे इसका कुतुब मीनार का, तो वो यहाँ पे दिखा रखा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मतलब कई चीजें यहाँ पर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था हमने डिस्कस कर लिया था कि अलेक्जेंडर की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सेकंड अलेक्जेंडर क्यों बोला है, बिकॉज उसने बहुत बड़े एरिया पे कॉन्कर किया था। हालांकि इसके बाद तुगलक आए थे, उसने और बड़े एरिया पे किया था, लेकिन तब भी खिलजी वाले ने खुद को जो है सेकंड अलेक्जेंडर कहा था, बिकॉज बहुत पावरफुल था और बहुत बड़े किंगडम पे जो है इसने राज किया था। ये सब जो है क्वेश्चन हम लोगों ने करे हुए हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। पेज 31 पे है सीधे जो हमको पढ़ना है। अब ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तुगलक के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, होसाला के बारे में कर चुके हैं, कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी के नीचे जो है सेकंड आपका क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक सच लोकेशन वर चूजन फॉर मेनी ऑफ द मेडिवल फोर्ट्स। प्रोज और कॉन्स। प्रोज का मतलब क्या होता है, फायदे, और कॉन्स का मतलब होता है बच्चा नुकसान। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स कहते हैं, हमने कहा था कि कुंभलगढ़ फोर्ट जो था वो राणा कुंभ ने बनाया था अरावली हिल्स में, और वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड था जो मेवाड़ के रूलर्स थे उनके लिए, काफी अच्छा राजपूत किंगडम था इन लोगों का। लेकिन कहते हैं क्योंकि ये जो है बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो उसका महल है, तो कहते हैं इस टाइप के फोर्ट वगैरह जो है, ऐसी लोकेशन जो है राजा महाराजा यहाँ पर क्यों चूज करते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने यहाँ बोला है ऐसी लोकेशन चूज करने के फायदे क्या है। देखो प्रोज क्या होते हैं, पहली बात किसके फायदे क्या हुए, दूसरा ले लूं, मन सा कर रहा है, चलो ले ही लेती हूँ। तो वो फायदे क्या है इसके, पहली बात ये अगर हिल्स पे बना हो, डिफिकल्ट टेरेन यानी कि हिल्स पे बना है, ऊपर काफी चढ़ना पड़ेगा, डिफिकल्ट सी भूमि है, चढ़ना काफी आसान नहीं है इस पे, तो इससे ऑब्वियसली बात है एनिमीज के अगेंस्ट जो है हमें स्ट्रैटेजिकली एक एडवांटेज जो है हमें मिल जाता है। सिंपल सी भाषा में आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है कि जो राजा महाराजा वगैरह होते हैं और जो टाइम के होते थे, मतलब बेसिकली वो अपना जो किंगडम वगैरह है, जो अपना महल है, वो ऐसे ऊपर चढ़कर कहीं पे बनवाते थे हिल्स वगैरह पे, उसका आपसे पूछ रहे हैं। फिर मैंने बोला क्योंकि हाई वॉल्स है, इसी को अब यहाँ पे हल्का सा अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, हाई वॉल्स है, स्टीप स्लोप है, खड़ी चढ़ाई होती है बिल्कुल इसकी, जिसकी वजह से अटैक करना जो है आर्मी के लिए, चलना एनिमी के लिए मतलब चढ़ना इतना ऊपर काफी मुश्किल हो जाता है। इवन कहते हैं जो आसपास के एरियाज हैं उस पर कंट्रोल रखना, उस पर मॉनिटर करना उस राजा के लिए काफी इजी हो जाता है, काफी अच्छा माना जाता है। ये हुए इसके प्रोस, इसके फायदे क्या हुए। फिर इसके कॉन्स क्या है, इसके नुकसान क्या है। पहली बात, हार्ड टू एसेस फॉर कॉमन पीपल। अब अगर नॉर्मल लोग बाग हैं तो उनके लिए भी तो वहां पे चढ़ना मुश्किल है ना। आप लोग अगर आप उनसे ट्रिब्यूट लेने जा रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो आपके लिए भी काफी मुश्किल होगा। इतनी ऊपर जगह पे खाना, फूड, वाटर सप्लाई वगैरह ये सब पहुंचाना, ये भी मुश्किल होता है। इवन कहते हैं अगर एनिमीज ने आपका फोर्ट ही ब्लॉक कर दिया, अगर जहां से जाने का एरिया है अगर वही ब्लॉक कर दिया, एक बहुत आपने नैरो पाथ बना रखा था निकलने का अपने फोर्ट से, और एनिमी ने वही ब्लॉक कर दिया, तो आपकी खुद की आर्मी कहां से निकलेगी, आपके खुद के लोग असेंशियल गुड्स लाने के लिए कहां से निकलेंगे। तो ये जो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या नुकसान है इतनी ऊंची लोकेशन पे अपना एम्पायर बनाने का या अपना महल वगैरह वो बनाने का। फिर हमने पढ़ा था इस विजयनगर एम्पायर के बारे में, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी वरना फिर नोट्स में क्या बताऊंगी, है ना। तो नोट्स में भी हमको एक बार जिक्र करना है, तो अभी हम क्वेश्चंस को ही पढ़ते हुए चलते हैं। अच्छा, कृष्णदेवराय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ये महापद्मनंदा के द्वारा ने जो बनाया था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको, विठल टेम्पल में जो आपको ऊपर मैंने दिखाया ना अभी, ये टेम्पल, इसमें जो हमने देखा था ये म्यूजिकल पिलर्स वाले हैं, इसमें अगर किसी पिलर पे ऐसे टक टक करोगे तो हर पिलर पे आपको अलग अलग साउंड सुनने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं आपके म्यूजिकल पिलर। ये विठल टेम्पल पे महामंडप है बेसिकली, ये ग्रेट हॉल जिसे हम बोलते हैं विठल टेम्पल का। महापद्मानंदा, कहाँ पहुंच गई मैं, ये 7th क्लास पे आ गई, उसमें भी ऐसा ही पॉइंट था। तो ये 7th और 8 और वहां पे 9th और 10th, मैं तो आज जिंदगी में ऐसे निकल जाएगी। चलो अब देखो, कह रहे हैं विठल टेम्पल की बात कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एनिमल्स यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, इन लोगों की लाइफ कैसी होती है, क्या पता चल रहा है हमें इसके बारे में। देखो हमें सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे देखो हॉर्स राइडिंग, कैमल और जो आपके एलिफेंट्स हैं, ये सब यहाँ पर एनिमल्स के रूप में है। यहाँ पे लोगों को डांसिंग करना पसंद है, यहाँ लोग आर्किटेक्चर कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की लाइफ यहाँ अलग होती है, यहाँ के लोगों का वेपन जो उनके पास अलग अलग है। हमको यहाँ पर ये सिंपल सी बात जानने को मिलती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा था मुगल्स के बारे में, इब्राहिम लोदी वगैरह किस तरह से स्थापना हुई थी मुगल एम्पायर की, एज आई टोल्ड यू अबाउट जो आपका बैटल ऑफ पानीपत था उसके थ्रू मैंने बताया। फिर आप लोगों को ये पता है बादशाह के बारे में, ठीक है, बादशाह क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे। फिर नोट्स वाली वीडियो में तो आप लोगों को बता दूंगी मैं दोबारा से, लेकिन बादशाह क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि बादशाह क्या होता है, किस मुगल एम्पर की कौन सी यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये मुगल एम्पर्स का, क्या है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है मुगल एम्पर्स का। तो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है, पहले कौन उसके बाद कौन उसके बाद कौन, ये आप लोगों को बताना है।
ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस देखी है कंप्लीट लेंदी वाली, कई बच्चों का कमेंट आ रखा है मैम हमने आपकी प्रॉपर वीडियोस देख ली मैम, फोर्थ चारों के चारों वीडियोस हो गई, अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ इसका मतलब क्या था। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने प्रॉपरली वीडियोस को देखा है, कंप्लीटली देखा है, आप लोगों को चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो आप लोगों को पता है, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड बिकॉज क्योंकि अभी मैं जो अपना चैनल था मेरा वो वाला, मतलब इंस्टाग्राम पेज है ऑफिशियल वाला, प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल, उस पर वर्क करना मैंने दोबारा से शुरू कर दिया है। तो आई रियली वांट कि पहले मैं कहती थी कि मन करे तो बेशक फॉलो कर लेना, लेकिन अब मैं कहूंगी कि आप फॉलो कर ही लेना। ठीक है, अगर आपको सही लगे, आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो आई वांट कि हाँ आप लोग वहां पे एक बार जाओ, आप कुछ चीजों को देखो, बिकॉज वहां पर मैं कुछ अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ, वीडियो कब आने वाली है, कौन सी आने वाली है, क्या मैं काम कर रही हूँ, एक्सेट्रा। तो चाहो तो आप वहां पे मुझे फॉलो एक बार कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू बच्चों। अब देखो बात करते हैं लेट्स एक्सप्लोर, ये वाला क्वेश्चन करना था हमें। मैंने बोला आपको मैप को कंपेयर करना है 2.3 वाले को, 2.12 और 2.16 वाले को। क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्या रीशेपिंग जो है वो हुई है, उसके बारे में हमें देखना है। आई थिंक पीछे एक क्वेश्चन छूट गया है, पीछे क्वेश्चन एक वो था पेज नंबर 37 पे, एक सेकंड, नहीं हाँ छूट तो गया है बेटा, छूट तो गया है बालक, पढ़ ले एक बार, देख ले क्या क्वेश्चन था। चलो देख ही लेते हैं फिर। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था, व्हाट स्ट्राइक्स यू इन बाबर इंप्रेशंस ऑफ इंडिया डिस्कसिंग ग्रुप्स। कहते हैं बाबर जो इंडिया के बारे में क्या सोचता है, कि आपको क्या लगता है, उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा, वो आपको बताना है। कहते हैं बाबर को ये दिखता है कि यहाँ पे हमारी कंट्री की बहुत फर्टाइल लैंड है, यहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है, यहाँ पे बहुत वेल्थ है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अलग सा है, बहुत अजीब सा है, काफी गर्म भी है सेंटर, क्योंकि जो आपका बाबर था वो सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से आया था उधर से, है ना, तभी उसने स्थापना करी थी यहाँ के। तो वो जो है सेंट्रल एशिया से काफी गर्म है, उसने ये देखा यहाँ पे लोगों के बहुत अलग अलग कस्टम्स हैं, कल्चर्स वगैरह हैं, जो कि उसके होमलैंड से जहां से वो आया उससे बहुत अलग है वो। उसने यहाँ पे देखा यहाँ बहुत ब्यूटीफुल एनिमल्स है, ट्रीज है, क्रॉप्स है, वो सब चीजें यहाँ पर है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। एंड इसका मतलब आई रियली होप आप लोगों को पता होगा, बायो का मतलब होता है नेचर और डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो विभिन्नता है, जो वैरायटी है। तो आपके जो प्लांट्स एनिमल्स इन सबकी जो वैरायटी आपको देखने को मिलती है, दैट इज सिंपली कॉल्ड बच्चा बायो डाइवर्सिटी। इसके बाद पेज नंबर 40 पे एक क्वेश्चन है, वो मुझे दिखाई नहीं कहाँ से लिखा है पता नहीं, मैंने मुझे खुद नहीं दिख पा रहा, ये वाला है, हाँ यही होगा। हाँ ठीक है, कहते हैं व्हाई डू यू थिंक अकबर एम्प्लॉय डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू एक्सपांड हिज एम्पायर। कहते हैं अकबर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अकबर ने जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करा था, लेकिन जो अर्लियर रूलर्स थे दिल्ली के, उन लोगों ने नहीं किया था। बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्लियर जो आपके अकबर से पहले हमने पढ़ा था कि जो भी रूलर्स वगैरह थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री का इस्तेमाल किया था अपने एम्पायर को बढ़ा करने के लिए, लेकिन अकबर ने सिर्फ मिलिट्री का नहीं किया था। हमने इसका जिक्र किया था, अकबर ने सबके साथ काफी अच्छे रिलेशन बना के रखे हुए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे उसके, फ्रेंडशिप भी करी थी उसने राजपूत के साथ, मैरिज का अलायंसेस जो है उसने करे थे। और वो क्यों करा था, क्योंकि उसको ये पता था कि सिर्फ और सिर्फ फोर्स से वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल नहीं रह सकता, इसलिए उसने ये सब चीजें भी यहाँ पर करी थी अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए। और लोकल रूलर्स को, जो आसपास के रीजनल रूलर्स हैं, उन सबको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने शासन में इंक्लूड करने से क्या हुआ था, जो उसकी रेसिस्टेंस वगैरह थी ना, कि भाई उसको रोकना पड़ रहा है, किसी को स्टॉप करना पड़ रहा है, वो चीज कम हुई थी। और बल्कि उसकी लॉयल्टी और जो और लोगों की लॉयल्टी थी उसके प्रति, वो जो है बढ़ी थी। अगर फॉर सपोज अगर मुझे ये पता है कि वो मेरा दोस्त है, तो मैं उस पर अटैक नहीं करूंगी, बहुत सिंपल सी भाषा में ना। लेकिन अगर मुझे पता है कि वो दोस्त नहीं है मेरा, तो मैं जब चाहे मैं उस पर अटैक कर दूंगी। लेकिन अगर उसने जो वो दोस्त है, अगर उसने मेरे से दोस्ती कर ली, उसने कहा हाँ ठीक है हम लोग जो साथ में काम करेंगे, आप अपने राज्य पे रहो, हम अपने, ना हम आप पे अटैक करें, ना तुम मेरे पे अटैक करना, ये चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, बाद में क्या पता मैं अलायंस कर लूं, मैं डिप्लोमेसी कर लूं, मैं शादी कर लूं इस घर में, कुछ भी, मैं एक राजा के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ठीक है। तो वो अगर हो जाए तो अलायंस हो गया, यहाँ पर गठबंधन हो गया, अब जो है अटैक नहीं करा जाएगा। ये बात समझ में आ गई जी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे अपने हम, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मैप्स को कंपेयर करना था, कि जो आपका एक ये वाला मैप है, एक आपका ये वाला मैप है, और एक आपका नेक्स्ट वाला मैप, इसको हमें देखना था। एक बार जरा देख लेते हैं क्या क्या था इन मैप्स में। अगर एक बार जिक्र करूं तो क्या हमें पढ़ना है इन मैप्स में, किसका जिक्र करा हुआ है इन मैप्स में, किसके बारे में है। ठीक है, देखो सॉरी, जो आपका ये 2.3 वाला मैप है, इसमें आपको दिखा रखा है सिंपल सी भाषा में, यहाँ पर आप लोगों के है कंपैरिजन ऑफ टेरिटरीज अंडर द तुगलक एंड द लोधीज। तुगलक और लोधीज के बीच का यहाँ पर कंपैरिजन दिखा रखा है कि कितना एरिया जो है तुगलक के अंदर था। ये देखो यहाँ पे तो हो सारा वाला है, कहते हैं तुगलक के अंदर कितना बड़ा एरिया है, ऐसे लाइन लाइन वाल दिखा रखा है, देखो कितना बड़ा एरिया है तुगलक के अंदर, दिख रहा है ये पूरा एरिया आ रहा है, ये पूरा सारा का सारा, ये सारा एरिया किसका है, ये तुगलक के अंदर का है, ठीक है, ये सारा। लेकिन कहते हैं
जो आपका लोधी वाला है, लोधी के अंदर कितना देखो सिर्फ और सिर्फ इतना सा एरिया लोधी वालों का था, तो यानी कि लोधी जो है काफी कम एक्सपैंड कर पाया था। अच्छा, अब कह रहे हैं हमसे 2.13 और 2.16 वाला मैप भी देखने का कि इसमें जो है क्या बताया हुआ है। पहले मैंने पता यहाँ पे मैप लगा तो दिया, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे समझाऊंगी, काफी जूम करना पड़ेगा, तो मेरे को मतलब यहाँ पे समझा सकती हूँ। देखो यहाँ पे कहते हैं जो गजपति किंगडम के बारे में दिखा रखा है, बहामानी सल्तनत यहाँ पर, विजयनगर एम्पायर है और कृष्णा देवारिया वगैरह है। और इस वाले में किसका जिक्र है? इस वाले में जिक्र है बच्चा आपका मुगल एम्पायर का, मुगल्स के बारे में है, राजपूत है, अहोम है। तो क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखो अभी जो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है वो अभी किसी के अंडर यहाँ पे नहीं दिखा रखा है इस वाले रीजन को, लेकिन यहाँ पे देखोगे मुगल्स के टाइम पे वो सारा इंडिया किसके अंडर है? ये मुगल्स के अंडर है। मुगल्स जो है मैंने कहा था वो यहाँ तक जो मुगल्स है वो नहीं पहुंच पाए थे, और ना ही मुगल्स यहाँ पहुंच पाए थे नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज में। ये जो एरियाज था वो अहोम्स का था। ये जो एरिया पता आप लोगों को चोलास, चेराज और पांड्यास का था, ये भी चीज पता रखी है मैंने। यहाँ पे देख रहे हो मुगल एम्पायर अकबर के अंदर कौन से वाला है? ये सारा का सारा पार्ट ये अकबर के अंदर का है, यहाँ तक। ये वाला पार्ट नहीं है, सॉरी। ये वाला पार्ट लंबे वाला जो है किसका है? ये देख रहे हो आप, लंबे वाला है औरंगजेब के अंडर। यहाँ तक जो है उसको औरंगजेब लेकर आता है। यहाँ पे अकबर नहीं आ पाता है, यहाँ पे औरंगजेब ही लेकर आता है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब ला पाता है, तो ये दिखा रखा है। और यहाँ पे जो औरंगजेब नहीं आ पाता है बिकॉज लंबे वाला नहीं है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ अकबर आ पाता है। और यहाँ पे देखो सिंपली क्या दिखा रखा है कि इधर की तरफ ये वाला जो आपका है ये गजपति वालों का किंगडम था, ये आपके कृष्णा देवारिया है, ये आपके विजयनगर एम्पायर है। इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर ये दिखा रखा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मैप्स में इनका कंपैरिजन करके दिखा रखा है कि हाँ कौन सा एरिया किसके अंडर जो है वो आया हुआ है। चलो जी ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल हमें पढ़ना है सीधे पेज नंबर 48 पे। सीधे कहाँ पहुंचेंगे? अब हम लोग पेज नंबर 48 पे पहुंचेंगे। ये हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक का कृष्ण देवालय का हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि हमें जो है क्या करना था, बेसिकली यहाँ पे मैप्स को कंपेयर करना था, जो हम लोगों ने कर भी लिया है। आगे जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये वाला हमारा हो गया है क्वेश्चन। ओके, ये हमें नहीं पढ़ना है, मतलब अभी वहां पे कोई क्वेश्चन वगैरह हमारा नहीं रहा था। अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि कोई क्वेश्चन रह गया है जो मैंने वीडियो में भी जिक्र नहीं किया और उसका अब भी जिक्र नहीं कर रही हूँ मैं, या अब भी वो रह गया है क्वेश्चन, तो आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फिर मैं उसको भी दोबारा से जब नोट करेंगे तब आपको उसका बता दूंगी। ये आप लोगों को याद होगा महाराणा प्रताप और मुगल फोर्सेस के बीच में हल्दी घाटी का बैटल हुआ था उदयपुर पैलेस से के आसपास, मतलब वहां पर जो एक था, एक वहां पर हुआ था। अच्छा, एक जो है पाइक सिस्टम वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था जो कि होम्स ने कर रखा था। यहाँ बैटल ऑफ सरायघाट भी यहाँ पर हुआ था, गुवाहाटी के पास हुआ था ओहोम से। फिर एक आप आगे पढ़ोगे, बल्कि बैटल ऑफ कालीकोटा भी यहाँ पर पढ़ोगे अभी आप लोग। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इस चैप्टर के नोट्स भी लंबे होने वाले हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये वाली जो बच्चे का कमेंट आया था, मैम ये वाली आपने इस वाले पिक्चर को जरा समझाया नहीं अच्छे से, तो एक बार जरा समझ लो। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये आप दिख भी रहा है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है। ये उनके एक जो असिस्टेंट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर है, जिन्होंने एक सुंदर सा अम्ब्रेला जो है पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो घोड़ा है, यहाँ पे इधर इन्होंने यहाँ पर इसको चिड़िया को पकड़ा हुआ है, ये दिखा रहे हैं। एक ये चीजें इवन कहते हैं कि उनकी सिख की पेंटिंग्स में, मिनिएचर पेंटिंग में डॉग का होना ये बहुत कॉमन सी उनका फीचर है एक। तो ये एक छोटा सा रह गया था आप लोगों का। अब देखो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन होगा, ये पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे कौन सा क्वेश्चन है यार, कहाँ चले जाते हैं क्वेश्चंस? पेज नंबर 48। ये रहा। पढ़ाते पढ़ाते आगे निकल, मुझे टिक कर देना चाहिए था, मैंने टिक नहीं करा आलस में कि यार मैं टिक करूंगी तो दोबारा से वो इधर उधर हो जाएगा, फिर दोबारा पीडीएफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, एक्सेट्रा फालतू चीजों की वजह से मैं भी ना ऐसे ही काम करती हूँ। चलो देखो आपसे कह रहे हैं, डिस्कस इन क्लास हाउ द पार्क सिस्टम अफेक्टेड द डेली लाइव्स ऑफ द पीपल इन द होम किंगडम बोथ इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स एंड हेल्प द किंग मैनेज बोथ द आर्मी एंड द इकोनॉमी। कहते हैं किस तरीके से जो होम्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया पार्क सिस्टम था, जिसमें यह था कि जो लोग है नॉर्मली वो लोग अपनी आर्मी को मेंटेन करेंगे, खुद ही सोल्जर्स को मेंटेन करेंगे, और जब किंग को जरूरत होगी वो उसको वो दे देंगे। इस तरीके से तो किस तरीके से इस चीज ने होम के किंगडम की लोगों की जिंदगी जो कुछ है मैनेज करा था, इसके चैलेंजेस क्या थे, इसके फायदे क्या थे, ये आप लोगों को सिंपली बताना है। देखो चैलेंजेस क्या होंगे इसके, हर एक पर्सन को एक सर्व करना होगा आर्मी में लाइन बाय लाइन, जो है किसी पब्लिक वर्क में जिसकी भी डिमांड करी जाए और जिससे उनको जो अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा था, एक बर्डन क्रिएट हो रहा था कि उनको जो है बैलेंस करना होगा अपने काम को और अपने जीवन रेखा को, जीवन पूंजी को, जीवन को बेसिकली।
बेनिफिट्स क्या थे इसके? ऑब्वियसली बात है, लोगों ने जो कंट्रीब्यूट करा बिल्डिंग को बना, रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, इरिगेशन करने में, या बाकी जो भी काम यहाँ पर हो सकते हैं जिनसे भी सोसाइटी की हेल्प हुई हो, बेनिफिट हुआ हो। और ये बर्डन देखो, एक बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो बर्डन था यहाँ पर आर्मी में सर्व करने का, ये जो बर्डन था ये काफी, मैं कहूंगी, शेयर्ड था। लाइन बाय लाइन जो है एक ऑर्डर में जो है यहाँ पे लोग आते थे रोटेट हो होकर, पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये चलता रहेगा, पूरा सीक्वेंस खत्म होगा तब दोबारा से वो वाला इंसान आएगा यहाँ पे आर्मी में सर्व करने के लिए। बहुत लंबा जो है प्रोसेस था, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे सर्विस थी वो काफी शेयर्ड थी। अच्छा, कहते हैं किस तरीके से इस चीज ने किंग की हेल्प करी? पहली बात, गिव द किंग अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विदाउट कीपिंग सोल्जर्स परमानेंटली। इसमें क्या हुआ था, सोल्जर जो है किंग को परमानेंटली खुद नहीं रखने पड़े थे, लेकिन उसको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है बहुत बड़ी सी वो मिल गई थी। कहते हैं इससे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक लेबर जो है किंग को वो मिल गई, उसको मैनेज नहीं करनी पड़ रही है। और किंग की ऑब्वियसली बात है, यहाँ से इकोनॉमी, सॉरी यहाँ से मिलिट्री और यहाँ से इकोनॉमी जो है काफी अच्छे से जो है मैनेज हो पा रही है, उसको कंट्रोल वो कर पा रहा है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये था, हाउ डिड अहोम्स यूज द रिवर्स, हिल्स, फॉरेस्ट ऑफ असम टू देयर एडवांटेज? कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच ज्योग्राफी हेल्प देम बिल्ड डिफेंसेस एंड फाइट वॉर्स? कहते हैं किस तरीके से अहोम्स ने रिवर्स का, हिल्स का, फॉरेस्ट का, अपने ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया था वॉर को लड़ने के लिए। तो कहते हैं भैया रिवर्स का इस्तेमाल करा नेचुरल बैरियर के रूप में, जिससे उन्होंने बोट वगैरह का इस्तेमाल करा, फिर एक रिजर्वॉयर वगैरह बना दिया। हिल्स प्रोवाइड करी, हिल्स को उसने यूज करा डिफेंस के रूप में, रोका और ध्यान रखा, लुकआउट करा, ध्यान रखा एनिमीज के ऊपर, क्या करना है, हिल के पीछे जो है छुप कर फिर जो ध्यान से उसको देख रहे हैं। फिर कह रहे हैं फॉरेस्ट ने जो है सप्लाई करा, फॉरेस्ट आ गया है तो ऑब्वियसली बात है टिम्बर वगैरह, लकड़ी वगैरह, टिम्बर को क्या बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं टिम्बर को हम हिंदी में। तो इससे जो है बोट्स, वेपन्स वगैरह वो सब जो है आराम से मिल गए लोगों को। कहते हैं असम की जो ज्योग्राफी है उससे क्या हुआ था, सॉरी हाँ, जो अहोम की ज्योग्राफी जो है बेसिकली असम वाली, कहते हैं इससे क्या हुआ था कि इन्वेडर्स के लिए वहां पे घुसना, वहां पे अटैक करना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से अहोम्स को एडवांटेज मिल गया था अपने किंगडम को डिफेंड करने का। ठीक है जी, अपने किंगडम को डिफेंड करने का उनको एडवांटेज मिल गया था। नेक्स्ट देखो बात करते हैं पेज नंबर 52 की, जिसमें आपके क्वेश्चन जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट है कहता हमारे इस वाले क्वेश्चन पे आए थे, इस वाले क्वेश्चन को जो है पूछा गया है, तो इस पे पढ़ लेते हैं। कहते हैं व्हाई डू यू थिंक गुरु तेज बहादुर एंड्योर्ड टॉर्चर रेदर देन कन्वर्ट, कि व्हाई डिड ही थिंक हिज सैक्रिफाइस वुड मेक अ डिफरेंस? मतलब बेसिकली कहते हैं गुरु तेज बहादुर ने जो है टॉर्चर किया था अलग अलग रिलीजन्स वगैरह को, बाकी सब चीजों को कन्वर्ट नहीं कराया उन लोगों को। आपको क्या लगता है कि इनके सेक्रीफाइस से किस तरीके से कोई डिफरेंस वगैरह हुआ, ये आपको जानना है। हमने कहा था कि जो गुरु तेज बहादुर थे वो सारे ही रिलीजन को टॉलरेट करते थे, किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए फोर्स नहीं करते थे। तो कह रहे हैं क्यों करा होगा उन्होंने ऐसा, क्योंकि वो चाहते थे सारे लोगों के पास ये अधिकार हो कि वो अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सके, उसको जो है प्रोटेक्ट कर सके। और दूसरा कहते हैं उन्होंने ये विश्वास किया था कि जो उनका ये सेक्रीफाइस है, कहते हैं उनका सेक्रीफाइस से उनको क्या मिला, उनके सेक्रीफाइस से क्या हुआ, वही करेज का, फेथ का, विश्वास का, कि उनको लोगों के पास ये आजादी है कि वो अपने अकॉर्डिंग फेथ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने भगवान को चुन सकते हैं, वो जो उन लोगों को अधिकार मिल गया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें आपसे पूछ रहे हैं व्हाट वैल्यूज डिड द सिख गुरु एंड खालसा एम्बॉडी? कहते हैं कौन से मैं कहूंगी कौन से वैल्यूज थे जिसका सिख गुरु जो है बताते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसको और स्प्रेड करने की बात करते हैं। तो कहते हैं करेज की, सेक्रीफाइस की, जो यहाँ उन्होंने खुद करा, सारे ही ह्यूमन बींग्स को इक्वल समझना, सेवा करना, सर्विस करना, और ये बात हम लंगर जो होती है किसी भी वहां पे क्या बोलते हैं इसको हम, गुरुद्वारे में, उससे हम ये चीज जानते भी हैं। फिर डिसिप्लिन, इसका भी यहाँ पर जिक्र करा। कहते हैं उसकी आज की रेलिवेंट क्या है, रेलिवेंसी क्या है, आज को रेलिवेंट है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़ा हुआ, जो अन्याय के अगेंस्ट, ऑपरेशन के अगेंस्ट, लोगों को यहाँ पे सिखाओ कि वो किस तरीके से अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं, खासकर रिलीजियस फ्रीडम को। और इससे क्या होता है, लोगों को यूनिटी की, सर्विस की, इक्वालिटी की भावना जो है वो लोगों के अंदर आती है। समझ में आ गया जी? इतना हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा जी, अब देखो इसके बाद हम लोगों को लास्ट जो पढ़ना है दैट विल बी अबाउट द, जो आपके क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज वाला पार्ट है, वो वाला जो है पार्ट हमारा अब रह गया है। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एग्जिस्टेड बिटवीन देम? कहते हैं आपको जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज थी दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बीच, इनका जो है कंपैरिजन करना है, क्या इसमें समानता है और क्या इसमें असमानता, उसके बारे में बताना है। देखो मैंने बोला अगर बात करूं दिल्ली सल्तनत की और यहाँ बात करूं अगर मैं मुगल्स की, ये देखिए समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? इन दोनों में से मैं किसी की बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या चीजें मेंशन है। पहली बात, एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी की बात करूं
तो ये पता है दिल्ली सल्तनत जो है मेनली सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कैंपेन्स पे रही थी, लेकिन जो मुगल वाले थे, खासकर इसमें किसकी बात करी हमने, खासकर हमने बात करी थी यहाँ पे अकबर की, कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कैंपेन में नहीं रहा, बल्कि उससे डिप्लोमेसी करी, राजपूत अलायंस भी करा था। सेकंड बात अगर करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, इन लोगों ने भी क्या किया था, इसका जो है एक वो था हमारा कि इन लोगों ने भी एक टास्क को, यानी कि जो लैंड वगैरह था वो जो है ग्रांट किया था नॉबल्स को, और सेम इन लोगों ने भी यहाँ पर किया था। तो ये इनकी सिमिलैरिटी है, ये इनका यहाँ पे डिफरेंस था। ठीक है, क्या किया था इन लोगों ने, जागीर्स वगैरह को मनसब उनको जो है अपॉइंट करा था, मतलब जागीर यानी कि लैंड को जो है अपॉइंट दिया था किसको, मनसबदार्स वगैरह को अपने मनसबदारी सिस्टम में। फिर बात करूँ स्टेबिलिटी, देखो यहाँ पे जो है कैसी रही थी, यहाँ पे बार बार जो रूलर चेंज हो रहे थे, हमने इनका टाइम पीरियड पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे काफी लॉन्गर रीन था अकबर का, औरंगजेब का, इन सबका ज्यादा, तो यहाँ पे जो है ज्यादा स्टेबल था, ज्यादा स्थिर था। टेरिटोरियल कंट्रोल, देखो ये भी डिफरेंस था। टेरिटोरियल कंट्रोल की बात करूं तो इसका देखो मेनली जो नॉर्थ इंडिया में रहा, लेकिन ये जो है ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को जो उन्होंने कवर अप कर लिया था। कहते हैं रिलेशन की बात करूं अगर लोकल रूलर के साथ, तो यहाँ पे काफी कम इंक्लूड हुए थे ये लोग, यानी कि ज्यादा उनमें इंक्लूड नहीं हुए, उन लोगों को अपने साथ जोड़ा नहीं, लेकिन ये जो लोग थे काफी उन लोगों ने जो इसको जोड़ा था। सेंट्रल अथॉरिटी की बात करूं, यहाँ पे कहते हैं स्ट्रांग थी, लेकिन तब भी जो नॉबल्स वगैरह है वो चैलेंज कर देते थे। सेम हाल जो यहाँ पर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अथॉरिटी थी सेंट्रल पे जो बैठी हुई थी, जो मुगल के एम्पर एक्चुअल में, उनके ऊपर जो ज्यादा कंट्रोल था, मतलब ज्यादा जो है उनके पास कंट्रोल था, मतलब बेसिकली ये बात जो है कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, व्हाई डिड किंगडम्स लाइक विजयनगर एम्पायर एंड द अहोम किंगडम मैनेज टू रेसिस्ट कॉन्क्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम कंपेयर टू अदर्स। कह रहे हैं कि जो आपके विजयनगर एम्पायर वाले थे और जो अहोम किंगडम था, इन लोगों ने अपने एनिमीज को, अपने इन्वेडर्स को जो है लॉन्ग टर्म तक कैसे रोक के रखा, कौन से ज्योग्राफिकल, मिलिट्रिकल या सोशल फैक्टर थे जिनसे उनकी सक्सेस हो पाई। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं उनकी ज्योग्राफी, उनके मिलिट्री फैक्टर्स के बारे में। जैसे विजयनगर एम्पायर है तो ऑब्वियसली बात है, इसके पास जो है क्या थी आपकी तुंगभद्रा रिवर, कर्नाटक में जो है वो थी, रॉकी टेरेन है, काफी रॉकी सा उबड़ खाबड़ सा रास्ता जो है, काफी पत्थरों का था वो, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सा जो है फोर्ट्स वगैरह थे, जिसकी वजह से वहां पे इन्वेट करना मुश्किल था। और होम किंगडम की बात करूं तो यहाँ पे पता है हिल्स थी, यहाँ पर रिवर्स है, डेंस फॉरेस्ट है, काफी हिली एरिया है, यहाँ पर स्लोप वगैरह है, तो यहाँ पर भी जो है आना काफी मुश्किल था। तो यहाँ पर डिफेंस का जो है इसने काम करा। बात करूं मिलिट्री के फैक्टर्स की, तो सेम इन दोनों के पास से जो स्ट्रॉन्ग नेवी थी, स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री है, कैवेलरी वगैरह है, इन लोगों ने एलिफेंट्स वगैरह का यूज करा, इन लोगों ने गुरिल्ला टेक्टिक्स का जो हमने कहा था, गुरिल्ला वॉरफेयर, छुपकर वॉर करना पेड़ों के पीछे, वो जो इन लोगों ने किया था। बात करूं अगर मैं सोशल फैक्टर्स की, तो इनके जो है क्या थी, लोकल पॉपुलेशन ने जो है काफी साथ दिया था, दोनों की दोनों ने ही पाइक सिस्टम जो अहोम्स ने इंट्रोड्यूस करा था, जिससे जो है किंग को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी या रेगुलर आर्मी रखने की जरूरत नहीं होती थी, नॉर्मल लोगों ने रखी, और जब चाहे किंग ने उनसे जो है वो ले ली, मांग लिया लड़ने के लिए किसी वॉर को। विजयनगर का जो एम्पायर था उसने रिलीजन को, ट्रेड को, कल्चर को जो प्रमोट करा था, जिससे जो उनका रिलीजन था वो काफी जो मिलजुल कर रहा था, काफी यूनाइट जो है वो हुआ था, एक साथ जो है वो रहा था। समझ में आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इमेजिन यू आर अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ अकबर और कृष्णदेव आर्य, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द पॉलिटिक्स, ट्रेड, कल्चर एंड सोसाइटी यू आर विटनेसिंग। तो ये आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के रूप में दिखा रखा है, क्योंकि मैंने अकबर के बारे में ना लिखकर मैंने लिखा है कृष्णदेव आर्य के बारे में, जो विजयनगर के थे। तो कहते हैं आप जो मान लो इसके कोर्ट में हो, आप इनके कोर्ट में, तो आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, उस लेटर में आपको बताना है कि हाँ यहाँ पे सब चल कैसा रहा है, यहाँ का आर्ट कैसी, यहाँ का लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, आपको बताना है, इकोनॉमी वगैरह कैसी है। तो कहते हैं मैंने जो है आई राइट टू यू फ्रॉम द ग्लोरियस कोर्ट ऑफ कृष्णदेव आर्य। जो किंग जो है वो बहुत ब्रेव वॉरियर है, काफी बहादुर वॉरियर है, वाइज रूलर है, काफी प्रशंसा आप करते हो उसमें उसकी। ट्रेड जो है काफी अच्छा खासा वो चल रहा है, मर्चेंट्स अलग अलग लैंड से, अलग अलग जगहों से हमारे यहाँ पे हॉर्सेस लेकर आ रहे हैं, जेम्स ला रहे हैं, गुड्स ला रहे हैं, और यहाँ से हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो उनको भेज रहे हैं। देखो एक होता है इम्पोर्ट, यानी किसी बाहरी देश से अपने देश में कुछ मंगाना, और एक होता है एक्सपोर्ट, अपने देश से बाहर जो है किसी को कुछ भेजना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कोर्ट जो है उसमें क्या होता है, बहुत सारे पोएट्स हैं, आर्टिसंस हैं, स्कॉलर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, टेम्पल्स वगैरह, ये सब मतलब सब चीजें हैं। टेम्पल्स जो है काफी अच्छे खासे यहाँ पर है, ये दिखाते हैं हमारे अच्छे खासे बहुत रिच कल्चर को। सोसाइटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, फार्मर्स, ट्रेडर्स है, सोल्जर्स वगैरह सब कुछ है। स्टोरी जो है बहुत सच में बहुत गोल्डन एज है ये पॉलिटिक्स वगैरह की, आपने ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं हाउ कम अकबर अ रूथलेस कॉन्क्वेरर इन हिज यंग डेज ग्रो टॉलरेंट एंड benevolent towards after some years what could have led to such a change। कहते हैं जो अकबर स्टार्टिंग में बहुत फियर्स कॉन्क्वेरर था, सबको जो सिर्फ मारा पीटी करता था, बाद में जो वो इतना काइंड कैसे बन गया था,
तो कहते हैं कैसे बना था, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि सिर्फ और सिर्फ वायलेंस करके आप इतने बड़े लैंड को आप इतने बड़े लैंड पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमको पता है कि उसने अकबर ने भी क्या किया था, मिलिट्री कैंपेन में विश्वास नहीं रखा सिर्फ और सिर्फ, बल्कि उसने डिप्लोमेसी, उसने मैरिज अलायंसेस, कुछ ट्रीटी एग्रीमेंट, ये सब भी जो है इन सब का भी सहारा लिया था अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए, उसको क्योंकि समझ में आ गया था। क्योंकि कहते हैं स्कॉलर से मिलना, संत वगैरह से, लीडर से मिलना, अलग अलग फेथ के लोगों से, इससे जो है वो इंस्पायर हुआ था हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करने के लिए। इवन क्या हुआ था, उसने हर एक कम्युनिटी को जो है रिस्पेक्ट करा था, उसने उनको फ्रीडम दिया था कि वो जो है अपना काम अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं लॉयल्टी के साथ। कहते हैं ये जो यहाँ पे चीजें हुई, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक रूटलेस, बिल्कुल रूट सा जो एम्पर था, वॉरियर था, वो एक बेनेवोलेंट एम्पर में जो है कन्वर्ट हो गया था, उसकी पॉलिसीज वगैरह को ध्यान में रख के। अच्छा, और हमें मतलब ये बात पता चलती है उसकी पॉलिसीज वगैरह से, ऐसा भी यहाँ पर होता है। कहते हैं व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द विजयनगर एम्पायर हैड वॉन द बैटल ऑफ टेरिकोटा, इमेजिन एंड डिस्क्राइब हाउ इट कुड हैव चेंज द पॉलिटिकल एंड कल्चर। कहते हैं अच्छा, कहते हैं बैटल ऑफ टेरिकोटा क्या था, जो 1565 में हुआ था, वो यहाँ पर था। कहते हैं विजयनगर एम्पायर जो है अगर वो जीत जाता, अगर वो जीत जाता तो साउथ हिस्ट्री, जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, वो थोड़ी सी यहाँ पे अलग होती। ठीक है, कहते हैं एक बहुत बड़े टाइम तक जो ये पावरफुल रहता और लॉन्ग टाइम तक। इवन कह रहे हैं कि अब क्या पता वो जो बाहर के मर्चेंट्स, आपके फॉरेन मर्चेंट्स वगैरह हैं, उनके साथ भी जो है ट्रेड कर पाता ताकि वो और रिच हो जाता। जो उसके इतने बड़े बड़े टेम्पल्स, आर्ट, आर्किटेक्चर वगैरह जो है जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उसके हारने के बाद, वो सब डिस्ट्रॉय नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते। तो सिंपल से यहाँ पर ये बातें जो कही गई हैं कि जो और बाकी मान लो जो लोकल किंगडम वगैरह थे, दिल्ली सल्तनत वगैरह, वो जो है इतना जल्दी नहीं आ पाते अगर उस वाले बैटल में वो नहीं हारता विजयनगर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहे हैं मेनी वैल्यूज प्रमोटेड बाय अर्ली सिखिज्म इंक्लूडिंग इक्वालिटी, सेवा एंड जस्टिस। सिखिज्म से हमको पता है, हमने कई वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, वो आज भी रेलिवेंट है, ये हमको जानने को मिलता है। आप किसी भी एक वैल्यू को उठा लीजिए और आज के वर्ल्ड में उसकी क्या इंपॉर्टेंस का उसका जिक्र करो। मैं बात करूंगी इक्वालिटी की, बिकॉज आई लव टू बी इक्वल। ठीक है, कह लें अर्ली सिखिज्म में हमको ये सब बातें जो है सिखाई गई कि हर एक इंसान जो है वो इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, उनकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर जो है वो कौन सा भी है। और ये जो वैल्यू है वो आज भी है, कि आज भी जो हमको पता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में कई लोग हैं रिमोट वाले एरियाज में, जो अंदर के एरियाज है, गाँव के एरियाज है, वहां पे उन लोगों को इश्यूज जो है फेस करने को मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह उनको फेस करना पड़ता है, भेदभाव करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमको यही कहता है, इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए, कि सबका जो है फेयर ट्रीटमेंट है, सबको जो है सेम अकॉर्डिंग सेम तरीके से जो है उनका ट्रीटमेंट करा जाएगा, रिस्पेक्ट जो है सबको दी जाएगी, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ये बातें जो आज के वर्ल्ड की हमने करी। लास्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लो आप पोर्ट सिटी है, गुजरात वगैरह है, सूरत है, कोई भी है, आप वहां पे जो है ट्रेडर हो, आप सामान का ट्रेड करते हो, यहाँ पर तो आपको बताना है जो आपने गुड्स को देखा है जाते हुए, लोगों के बारे में, शिप के मूवमेंट के बारे में आप लोगों को बताना है। मान लो कुछ भी आप लिख रहे हो, यहाँ पे लेटर है, ऐसे है, कुछ भी है, लेटर के रूप में मानो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कहते हैं लाइफ जो है बहुत बिजी है यहाँ पे, सूरत के पोर्ट में, गुजरात की आपने बात करी है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ जो आप यहाँ पे वो बता रहे हो उसको अपने फ्रेंड को। जो मार्केट प्लेस है, जो ये आपके जहाँ पे सामान वगैरह होता है, काफी काफी भरी रहती है, यहाँ पे मर्चेंट्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अरेबिया से, पर्शिया, अफ्रीका, यूरोप से। आपने बताया, आप कह रहे हो अपने फ्रेंड को कि भाई मैं यहाँ पे देखती हूँ या देखता हूँ जो यहाँ पे शिप्स होते हैं वो किस तरीके से मसालों से, कॉटन से, सिल्क से, पेवल से, या स्टोन्स वगैरह से कैसे फिल्ड अप होते हैं, और हम लोग जो है ये हमारे यहाँ से मतलब ये आते हैं बेसिकली। इवन स्पाइसेस वगैरह जो है, कॉटन वगैरह हम लोग भेजते भी है उसको, और कहते हैं हम लोग स्पाइसेस, इंडिगो वगैरह ये अलग अलग जगहों पर भेज भी रहे हैं। कहते जो यहाँ पर हार्बर होता है हमारा, वो बहुत नॉइजी रहता है, यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह जो चलाते हैं उसको, उनको सब जो है काफी काम करते रहते हैं, हर टाइम जो है गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग जो है गुड्स की चलती रहती है, बार्गेनिंग भी यहाँ पे जो है ट्रेडर्स वगैरह है वो करते हैं। बड़े बड़े सी यहाँ पर जो शिप्स वगैरह होते हैं वो रेड सी से आते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको से आते हैं, ठीक है, यहाँ से आते हैं, और जो छोटे छोटे जो बोट्स वगैरह होते हैं वो आसपास के विलेजेस से आते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया ट्रूली ये जो पोर्ट सिटी है वो जगह है जहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं, कल्चर है, गुड्स वगैरह है, वो सब हर लोगों का जो है आपस में यहाँ का वो मिलता है। आपने अपने फ्रेंड को ये बातें जो है वो बताई है। समझ में आ गया जी। एंड दिस वाज योर चैप्टर, आप लोगों का चैप्टर, इसके नोट्स रह गए हैं बस आप लोगों के, बाकी चारों के चारों जो पार्ट्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जो इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स है, बिग क्वेश्चन है, चैप्टर के विदिन के क्वेश्चन आंसर्स है, हमने वो सब जो आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो एंड तक, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अपलोड हो चुका है।
एंड इंस्टाग्राम हैंडल आप लोग चाहो तो प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हो। मस्त अब जो है कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, तो आप चाहो तो वहां पे जो उसको एंगेज कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।